हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। लॉ एंड अकाउंट्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश वर्मा। आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि पिछली क्लासेस हम लोगों की लॉ एंड अकाउंट्स यानी इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में कहाँ तक क्लासेस हम लोगों की चली थी। यानी कि आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि जब मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टर्म्स चल रहा था स्टूडेंट्स। यानी कि आप लोग एनुअल वैल्यू फाइंड कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा कि आप एनुअल वैल्यू फाइंड कर रहे थे स्टूडेंट्स। एनुअल वैल्यू, दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स कि जो एनुअल वैल्यू है ना, आपने फर्स्ट केसेस में सॉल्व किया कि जब मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है। अब चले लिखें व्हेन हाउस कवर्ड अकॉर्डिंग टू रेंट कंट्रोल एक्ट। मकान जो है ना वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, यानी मकान आपका रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। यदि मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है तो वहाँ एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कि यदि क्वेश्चन कहता है कि हाउस कवर्ड अकॉर्डिंग टू रेंट कंट्रोल एक्ट, दैट इज नो डाउट। बट यदि क्वेश्चन में ये न कहे लेकिन वहाँ पे लिख दे कि स्टैंडर्ड रेंट दिया हो, क्या दिया हो, स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि जो मानक किराया है, यानी कि इफ स्टैंडर्ड रेंट गिवन दैट हाउस treated as covered according to रेंट कंट्रोल एक्ट। यानी कि तब यदि स्टैंडर्ड रेंट दे दिया हो माय डियर, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ओके ओके, तो यदि ये बातें आपकी बहुत क्लीन हैं तो चलिए हाउस का जो ग्रास एनुअल वैल्यू है, जो नेट एनुअल वैल्यू है, वो फाइंड किया जाए। हम समझते हैं कि जो मकान का ऐसे टाइम पर जो हाउस है ना, जो हाउस है, यानी कि लिखेंगे, यहां से लिखा जाए डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। कब? जब मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता हो तब। यानी कि मकान आपका रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है तो बहुत सिंपली ध्यान दो कि जो एक्चुअल रेंट है ना, क्या है एक्चुअल रेंट, ध्यान दीजिएगा, यू ऑलरेडी नोन अबाउट एक्चुअल रेंट। ओके, एक्चुअल रेंट, एंड आपने लिखा कि एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर, आपने पहले केस में लिखा हुआ था। दैट इज क्लियर। अब देखो क्या होता है कि यहाँ ये देखते हैं कि एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, यानी एक्सपेक्टेड में ये देखते हैं फेयर एंड म्यूनिसिपल रेंट, यानी कि फेयर एंड म्यूनिसिपल रेंट में से जो ज़्यादा होता है आप उसे क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट लेते हैं। यानी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में जो ज़्यादा हो वो आप मकान का ग्रास एनुअल वैल्यू
ट्रीट करते हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आइडिया आपको चेंज बताऊंगा, मैं आपको आइडिया थोड़ा सा चेंज बताऊंगा। लिखेंगे आप एक्चुअल हाँ, तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कब, जब आपका मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता हो। तो रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता हो तो मैंने पहले ही बताया कि उस समय आपको स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया होगा, या वो बताएगा कि स्टैंडर्ड मतलब कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट किया गया होता है, डिटरमाइन किया गया होता है उसे, यानी कि रेंट कंट्रोल एक्ट ने भी उसका एक रेंट फिक्स किए होता है। नगर पालिका यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो रेंट फिक्स किया है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने फिक्स किया हुआ है, यानी म्यूनिसिपल वैल्यू या म्यूनिसिपल रेंट आप कहते हो। एक्चुअल रेंट आपको मिलता ही है, उस लोकेलिटी का जो रेंट होता है फेयर रेंट आप कहते ही हो। लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा रेंट कंट्रोल एक्ट ने भी अपना एक रेंट डिसाइड किया होता है जिसे स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल रेंट इन, यानी ये कह सकते हैं एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ एक्चुअल रेंट लिख लें, यहाँ लिख लें विच एवर इज हायर, यानी इसको हम ए बना लें। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर, यस। अच्छा, अब ये आप पहला टॉपिक कर लें, पहला टॉपिक, यानी कि इसको ए बना लें और ये मैं मिटा देता हूँ। अब स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेंट, इन दोनों में यानी विच एवर इज हायर, जो आएगा वो बी फिगर आ जाएगा। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। बेटा ये समझने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी हम न्यूमेरिकल्स के माध्यम से आपको समझा देते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो आप बस बिल्कुल मेरी क्लासेस से बने रहें। अब इस ए और बी के फिगर में जो विच एवर इज लेस होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अल्टीमेटली अभी आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन आपको मैं सिखाता हूँ। इस जब मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है तो अभी आपने लिखा एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा हो आपने लिखा विच एवर इज हायर, आप ए फिगर ले लें। फिर एक्चुअल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज हायर, इसको फिगर भी ले लें। और इन दोनों में से जो कम हो विच एवर इज लेस इन ए एंड बी विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब कहेंगे सर ये थोड़ा सा लोचा हो रहा है, थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मैं एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ, चलो मैं एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ। आपने यदि इसे कॉपी कर लिया हो, देखो क्वेश्चन दिया है कि आपका स्टैंडर्ड रेंट किसी मकान का 1 लाख है,
एक्चुअल रेट 90,000 है, फेयर 95,000 है और म्युनिसिपल रेंट 80,000 है। डिटरमाइन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या क्वेश्चन कहता है माय डियर? आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत इजीली स्टूडेंट्स, बहुत इजीली इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। यानी कि मैंने आपसे क्या कहा था, एक्चुअल रेंट कितना है 90,000, एक्सपेक्टेड रेंट कितना बनेगा, फेयर म्युनिसिपल से जो ज़्यादा होगा तो फेयर आपका 95,000, म्युनिसिपल आपका 80,000, इन दोनों में जो ज़्यादा हो सब 95,000। अच्छा, इन दोनों में जो ज़्यादा हो वो मैंने कहा था फिगर 1 लेंगे 95,000। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। ओके ओके। अब देखो मैंने फिर बोला एक्चुअल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा हो तो एक्चुअल कितना है 90, स्टैंडर्ड कितना है 1 लाख, इन दोनों में जो ज़्यादा हो ये आएगा बी यानी 1 लाख। अब मैंने कहा था विच एवर इज लेस इन ए एंड बी विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यानी कि इन दोनों में कम कौन है 95,000। ये यहाँ लिख दें GAB, या यहाँ लिखा आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू 95,000 लेस, इसमें से यदि म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया तो मान लो म्यूनिसिपल टैक्स मुझे मालूम नहीं है लेकिन म्यूनिसिपल रेंट का 10% है मान लो, तो जो भी है इफ पेड हम लिख देते हैं, तो ये जो फिगर आएगा वो नेट एनुअल वैल्यू होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तो आपको फिगर क्लियर हो गया होगा, अब तो आपको डिफरेंट फिगर्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि वो बिल्कुल आपका फिगर जो एनुअल वैल्यू निकालने का है वो आपको आ जाएगा बहुत ईजिली। हम समझते हैं बहुत ईजिली आ जाना चाहिए, बहुत ही ईजिली आ जाना चाहिए। तो सो स्टूडेंट्स, ये आपको टॉपिक एनुअल वैल्यू निकालने अब तक समझ में आ गया होगा। चलो देखें डिफरेंट केसेस क्या हैं, लिखेंगे। अब इसके बाद 2 मेथड्स जानने के बाद, यानी वंस अगेन हम आपको फिर से ये रिमाइंड करना चाहते हैं, वंस अगेन रिमाइंड करना चाहते हैं कि जो आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है ना, टैक्सेबल इनकम है, ये निकालने का एकदम सिंपल सीधा साधा फंडा है, सिंपल सीधा साधा फंडा है। फिर से आपको बताना चाहते हैं कि पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप डिसाइड कर लो, जो मेथड्स हमने बताया है उससे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप डिसाइड कर लो। फिर इसमें से लेस क्या चीज, म्यूनिसिपल टैक्स अगर मकान मालिक ने पिछले साल पेड किया है, ध्यान दीजिएगा, म्यूनिसिपल टैक्स यदि पे किया है तो डिडक्ट होगा, यदि म्यूनिसिपल टैक्स नहीं पे किया है तो नहीं डिडक्ट होगा। साथ ही यदि म्यूनिसिपल टैक्स उसने विगत वर्षों के एक साथ पेड किया है तो सब का सब जिस साल पेड होगा वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। चलिए ठीक है, माइनस कर लिया, तो ये आपका आया नेट एनुअल वैल्यू। चलो ये मैं ऊपर लिख ही देता हूँ ऐसे, और आप यहाँ लिखते हो कैलकुलेशन
क्या लिखते हो? कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहां लिखते हो आप फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21, ये आप लिखेंगे। अब देखो नेट एनुअल वैल्यू घट गया, आ गया, तो इसमें से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला मैंने आपसे कहा SD एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAB, यानी इस NAB का 30%। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर, ये बताया। और थर्ड बताया 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मैंने ये इसलिए आपको बता रहा हूं ना कि आप जो ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक्चुअली क्या है ना कि जब आप जो है आपको बेसिकली ये पता चल जाएगा कि हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए किसी कीमत पर आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होगा। यदि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप नहीं निकालते हो तो किसी भी कीमत पर आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकल सकता। इट स्टूडेंट्स, आपको मैंने दो मेथड्स बताया कि जब मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आते हों और जब मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आते हों, तो दोनों केसेस में आपने देख लिया। अब देखो, अब इसके बाद डिफरेंट केसेस में मकान की एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है उसको हम लोग वेल स्टडी किया जाएगा, उसकी डीप स्टडी की जाएगी। क्योंकि अभी तो आपने लेट आउट मकान के ही संबंध में आप चल रहे हो, यानी कि अभी जो आपकी टॉपिक चल रही है ना वो लेट आउट मकान के ही संबंध में चल रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं मकान के डिफरेंट केसेस में कैसे उसका नेट एनुअल वैल्यू और ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है। स्टूडेंट्स कैसे किया जाता है, चले देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपकी क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट्स आपका जो टॉपिक चल रहा था ये था कि आप एनुअल वैल्यू का, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा माय डियर, कैसे कीजिएगा। आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि जब तक आप एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं कीजिएगा सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग, तब तक आप हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम नहीं निकाल सकते माय डियर, नहीं निकाल सकते। तो चलिए देखिए, मैंने डिफरेंट केसेस, जितने भी केसेस होंगे पहले उसके विषय में डीप स्टडी किया जाएगा कि आप एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। यानी लिखेंगे लेट आउट हाउस, जो नॉर्मली आपने क्वेश्चंस अब तक सॉल्व किया या जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन या ये कहें कि एनुअल वैल्यू जो आपने फाइंड किया, उसके अलावा आप एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहला टॉपिक ये है कि आपका हाउस, अभी हम लोग लेट आउट हाउस के सेंस में अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि एनुअल वैल्यू को फाइंड करने का स्टार्ट किया जा रहा है। यानी लेट आउट हाउस ऐसा, यानी फर्स्ट केस लिखिए, हाउस लेट आउट होल प्रीवियस ईयर एंड all rent has been received। अभी आप कहेंगे सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आपका मकान पूरे साल किराए पर उठा था तथा आपने क्या किया, जितना किराया था ना वो सबका सब वसूल कर लिया है, तो आपके हाउस का एनुअल वैल्यू क्या होगा। यानी ठीक सेम वही कंडीशंस आपको मैंने कहा कि आप देखेंगे मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग
कवर अप होता है या नॉट कवर अकॉर्डिंग टू रेंट कंट्रोल एक्ट। बहुत सिंपल है, मैंने जस्ट अभी आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं पहले केसेस में और दूसरे केसेस में। ये दोनों केसेस आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। इसके मेथड्स बताए जा चुके हैं, इसके मेथड्स बिल्कुल बताए जा चुके हैं, यानी कि बस केवल इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बताना है। तो चलो लिखो, मैं बताता हूँ आपको कि लिखेंगे हाउस लेट आउट 12 month at the rate of 4,000 per month, म्यूनिसिपल जो रेंट या वैल्यू है ये 60,000 है और मकान का जो फेयर वैल्यू है ये 50,000 है। जो म्यूनिसिपल टैक्स है ये 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, यानी कि यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत कुछ नहीं है माय डियर। बस आपको हमारे साथ जो जो हम बताएं वैसे वैसे आप चलते हैं। निश्चित तौर पर हाउस प्रॉपर्टी आपकी आज की क्लास में हाउस प्रॉपर्टी क्लियर कर लिया जाएगा स्टूडेंट्स, हाउस प्रॉपर्टी क्लियर कर लिया जाएगा। बस आप कंसंट्रेट होकर हमारी क्लासेस में बने रहें। अब देखो होता क्या है, आपको क्या निकालना है, एनुअल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एनुअल वैल्यू। तो ये देखो, मैंने कहा था आपसे कि एक्चुअल रेंट कितना है सर, 4,000 पर मंथ, यानी कि 48,000। म्यूनिसिपल वैल्यू या म्यूनिसिपल रेट कितना दिया है भाई, 60,000 एंड फेयर वैल्यू आपका दिया है 50,000। तो हमने यही तो कहा था कि एक्सपेक्टेड रेट आप डिटरमाइन कर लेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड रेट कितना है, फेयर वैल्यू 50,000 एंड म्यूनिसिपल वैल्यू हाउस की जो नगर पालिका ने डिसाइड किया है ये 60,000। क्या लिखा था, विच एवर इज हायर विल बी एक्सपेक्टेड रेट, बोला था ना। तो फिर क्या है, आप इसको कीजिए, इन दोनों में जो ज्यादा होगा, यानी कि 60,000 एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, यानी कि इन दोनों में जो ज्यादा हो, यानी विच एवर इज हायर विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आप देखो ना, इन दोनों में ज्यादा कौन है सर, 60,000 है, यानी कि 60,000। फाइनली हम ये कह सकते हैं, ये आप चाहे वर्किंग नोट मान लें या कुछ नहीं पूछा हो क्वेश्चन में, तो एग्जैक्टली आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स चलें, सॉल्यूशन आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने लिखा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना काउंट किया सर, 60,000। इसमें से लेस किया डिडक्शन अंडर सेक्शन म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना, 60,000 का 10% 6,000, 54,000। ये आपका आ गया नेट एनुअल वैल्यू। अब आपके मन में चल रहा होगा सर, ये तो इसका न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे सॉरी,
क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है सर? क्वेश्चन में पूछा है केवल नेट एनुअल वैल्यू निकालने का, कुछ भी न लिखा हो तो उसे समझेंगे आप कि एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू पूछा है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये कहता है ना कि कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो नेट एनुअल वैल्यू के बाद कहीं क्वेश्चन में लोन वगैरह की बात तो किया नहीं है। तो 30% ऑफ म्यूनिसिपल 30% ऑफ एनुअल वैल्यू सीधे डिडक्ट कर लीजिए तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका पता चल जाएगा। ये कौन से केसेस हैं भाई? हाउस लेट आउट होल प्रीवियस ईयर, यानी मकान पिछले साल एक भी दिन खाली नहीं था और जितने दिन का आपका लेट आउट था कंप्लीट किराया वसूल हो गया है। ओके माय डियर, ओके। तो ये हम समझते हैं कि इस केसेस में आप एनुअल वैल्यू आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एनुअल वैल्यू ही हाउस प्रॉपर्टी का बेस है। चलिए उसके विषय में बात किया जाए। ओके, तो ये फर्स्ट केसेस आप लोगों ने डिटरमाइन कर लिया स्टूडेंट्स। फर्स्ट केसेस में आपने इसे डिटरमाइन कर लिया। अब फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? नेक्स्ट केसेस में अब देखो ना, आपका मकान कुछ दिन प्रीवियस ईयर में खाली था, लेकिन अभी आपने ये जो केसेस सॉल्व किया है, अब आपके दिमाग में चलेगा कि सर ये क्वेश्चन में यदि केवल एक्चुअल रेंट ही दिया है, क्या दिया है? यदि आप क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए पहुंच गए और क्वेश्चन ने क्या किया, केवल आपको जो है वो एक्चुअल रेंट ही इंफॉर्मेशन दिया है, एक्चुअल रेंट ही इंफॉर्मेशन दिया है, तो सर तब क्या किया जाएगा? तब क्या किया जाएगा भाई? कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो एक्चुअल रेंट ही कहाँ से एनुअल वैल्यू मान लेंगे। ओके, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन एक्चुअल रेंट विल बी ग्रास एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन actual rent will be gross annual value। अभी आपके दिमाग में चलेगा कि सर क्वेश्चन में यदि स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है और ये भी नहीं कहा है कि मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है कि नहीं आता है, तो सिंपली तब आप समझेंगे कि मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है, नहीं आता है। फार्मूला आप वही अप्लाई कीजिएगा जो हमने आपको अभी बताया हुआ है कुछ देर पहले। चलो माय डियर, इसके बाद अब क्या देखते हैं? हाउस वाज वैकेंट फॉर सम मंथ इन प्रीवियस ईयर। हाउस वाज सम मंथ वैकेंट इन प्रीवियस ईयर। लिखेंगे हाउस वाज सम मंथ वैकेंट इन प्रीवियस ईयर 2019-20। चूंकि हम लोग असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो देखेंगे 19-20 को ही कि आपका मकान उतने दिन उतने दिनों तक खाली था क्या। ठीक है, तो यदि मकान खाली था तो मकान कुछ दिन खाली था तो जितने दिन का आपने लेट आउट किया हुआ है ना, उतने दिन का एक्चुअल रेंट ही ग्रास एनुअल वैल्यू हो जाएगा। वहाँ कुछ भी नहीं देखना है, वहाँ कुछ भी नहीं देखना है। लिखेंगे इन केस ऑफ वैकेंसी, इन केस ऑफ वैकेंसी एक्चुअल रेंट विल बी ग्रास एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस। यानी कि मकान यदि गत वर्ष में कुछ दिन खाली भी है माय डियर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपसे कहता है कि ड्यू टू वैकेंसी इफ यू सेटिस्फाइड, इफ एसएससी सेटिस्फाइड द रूल 4। अब आप पूछेंगे सर रूल 4 क्या है?
तो वो क्वेश्चन में दे देगा कि रूल 4 को उसने सेटिस्फाई किया हुआ है। एक्चुअली रूल 4 जो है वो टेनेंशिप को लेके है कि टेनेंशिप रियल है कि नहीं है, हाउस आपका वास्तविक आपका है कि नहीं है, टाइम टू टाइम आप आरटीआर फॉर्म दाखिल करते हो कि नहीं। यानी कि यदि आपने रूल 4 को सेटिस्फाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान को, यानी कि प्रोविजंस जो इनकम टैक्स एक्ट के हैं, तो आपको ये छूट देता है आप इनकम टैक्स एक्ट कि ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लिख लेंगे आप लोगों ने, आप लिख लिया। ध्यान दीजिएगा ये कौन सा मकान चल रहा है, सब लेट आउट मकान चल रहा है। अब देखो आपसे एक यदि एग्जांपल्स के लिए मैं लूं तो लिखे कि हाउस लेट आउट फॉर 11 month at the rate of ₹4,000 per month। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 50,000, म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया आपको 60,000। तो रियलिटी में आप ऐसे देखते ना तो जो विच एवर इज हाइयर, यानी कि जो इनमें सबसे ज़्यादा होता भाई एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में जो ज़्यादा होता वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता, और फेयर एंड म्युनिसिपल में जो ज़्यादा होता वो एक्सपेक्टेड हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तब क्या होता 60,000 को जीएबी आप ले लेते, लेकिन ये गलत होता ना, क्योंकि एसएससी ने रूल 4 को सेटिस्फाई किया है साथ ही स्टूडेंट्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको छूट देती है, कहती है कि आप ड्यू टू वैकेंसी, यानी वैकेंसी की वजह से यदि आपका कोई घाटा हुआ है तो हम एक्चुअल रेंट को ही मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। यानी कि क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स यानी एमटी लिख लो पूरा, म्युनिसिपल टैक्स का जो एट द रेट ऑफ 10% ऑफ म्युनिसिपल रेंट है। तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन में जब भी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो एग्जैक्टली कंप्लीट स्टडी कर लीजिए कि कहीं लास्ट में कहीं ये तो नहीं लिखा है कि मकान 2 माह खाली है, नहीं तो पता चलेगा आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, नीचे छोटा सा लिखा हुआ है मकान 1 माह खाली था, फिर क्या होगा, बैंड तो बच गई क्वेश्चन की, फिर नुकसान हो जाएगा भाई डियर। तो हम चाहते हैं कि आप पहले क्वेश्चन को एग्जैक्टली स्टडी कीजिए। क्वेश्चन कहता क्या है, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन टफ ही नहीं होता है, और जब टफ नहीं होता तो नियर अबाउट आप गलती कहाँ जाके करते हो सर, गलती वहाँ होती है कि जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बाद में देखा लिखा है कि मकान 2 माह खाली था, हाउस वॉज वैकेंट 2 month इन प्रीवियस ईयर। सो माय डियर चलिए देखते हैं। यानी कि ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यानी कि 11,000 इंटू 11 इंटू 4,000 यानी 44,000 दैट इज जीएबी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्स। उन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया माय डियर, म्यूनिसिपल टैक्स से 10% चुका है। अब आप ये सोचोगे कि सब म्यूनिसिपल टैक्स भी घटा दें क्या, मैंने आपसे पहले ही कहा है म्यूनिसिपल टैक्स घटाएंगे लेकिन प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, इसलिए कि उन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स जितना पिछले साल चुकाया है वो सब का सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिनांस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है ये कहता है, यानी टैक्स डिपार्टमेंट साहब से कहता है कि पिछले साल जितना भी आपने म्यूनिसिपल टैक्स चुकाया है ना वो सब का सब हम आपको छूट देंगे। हाँ, यदि नहीं आपने पेड किया है म्यूनिसिपल टैक्स तो हम आपको कोई छूट उस साल नहीं देंगे जिस साल आपने म्यूनिसिपल टैक्स पेड नहीं किया। इसलिए माय डियर यदि आपने म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया है तो वो बिल्कुल डिडक्ट होगा, कितना 10% आपने चुकाया है, यानी कि इसका 10% 60,000 का 10% 6,000। अब 38,000 आपका क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू आ गया।
यानी जो नेट एनुअल वैल्यू है वो आपका 38,000 है। अब इसके बाद अभी कहोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, इसके बाद तीन चीजें यानी कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 घटा दे यदि हैं तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। इट मीन स्टूडेंट्स, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? नेट एनुअल वैल्यू और ग्रॉस एनुअल वैल्यू को यदि आपने डिटरमाइन कर लिया तो इजिली आई होप कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका कहीं से भी, बस एक डिडक्शन बाकी बचेगा अंडर सेक्शन 24। तो अंडर सेक्शन 24 के लिए मैं हूं आपको डीपली जितना होगा मैं समझाऊंगा। चलिए टॉपिक यदि ये हो गया, समझ में आ गया हो तो आगे निकलते हैं। चलो अब क्या होता है भाई, अब क्या होता है, जो अगला केस है ना, आप अब केस लिखते जाओ, आपने कितने केसेस लिखे हैं। अगला केस ये है कि आपका मकान पूरे साल किराए पर उठा था यानी 12 मंथ, लेकिन उसमें से एक बदमाश किराएदार था, उसने आपको किराया नहीं दिया। यानी कि उसने आपको क्या किया, 2 मंथ का किराया पेड नहीं किया। 2 मंथ का किराया यदि पेड नहीं किया तो मकान तो लेट आउट था होल प्रीवियस ईयर माय डियर, तो एक्चुअल रेंट तो आपका होल प्रीवियस ईयर का लिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कहती है या इनकम टैक्स विभाग आपसे कहता है कि जो अनरियलाइज रेंट है वो ग्रास एनुअल वैल्यू में से जब म्युनिसिपल टैक्स आप घटाते हो तो उसे भी डिडक्ट कर लेना। हम आपको इतनी सी छूट देते हैं कि जो आपने किराया नहीं वसूल पाए हो उसकी बेनिफिट हम आपको दे देते हैं। लेकिन कब? जब आपने रूल 4 को सेटिस्फाई किया है तब। यानी कि कोई भी बेनिफिट आपको यहाँ लेनी है तो आप रूल 4 जो है उसे सेटिस्फाई करके आओ, तब मुझे बताओ। आरटीआर दाखिल करते समय आप उसका वहाँ पे उसको मेंशन करो कि आप रूल 4 को सेटिस्फाई करते हो, उसके डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में लगाओ। चलो देखो, यानी क्या कंडीशन बनता है, हाउस लेट आउट whole previous year but there was unrealized rent। मकान पिछले साल पूरे साल किराए पर उठा था लेकिन वहां पर एक बदमाश किराएदार ने आपको किराया पेमेंट नहीं किया कुछ माह का। तो यदि आपने किराया कुछ माह का नहीं पाया तो उसके केसेस में क्या होंगे, तो उसके केसेस में क्या होंगे माय डियर, चले देखते हैं उसके केसेस में क्या होंगे। तो हाउस लेट आउट होल प्रीवियस ईयर, यानी हाउस जो है ना वो पिछले साल बिल्कुल पूरे साल किराए पर उठा हुआ था लेकिन एक किराएदार ने क्या किया, किराया नहीं दिया। तो क्या होगा, लिखेंगे इन केस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, केस तो लिखा ही है आपने, लिखेंगे ग्रास एनुअल वैल्यू एज पर रूल फर्स्ट। आपने जो रूल्स फर्स्ट में अप्लाई किया था, क्या किया था, 2 केसेस मैंने बताया कि मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है या मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है। 2 केसेस आपको वहां पे बताए गए थे। तो हाउस का जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा आप उसको फाइंड कर लेंगे, दैट इज क्लियर। उसके बाद जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाएगा, बहुत आसान है, लेस क्या, लेस म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्ट कर लेंगे। ये आपका नेट एनुअल वैल्यू ये आ जाएगा। क्लियर? अभी आप कहोगे सर कोई एक्सप्लेनेशन दीजिए, चलिए मैं एग्जांपल्स लिखता हूं। हाउस वाज
let out 12 month in previous year, rent at the rate of 4,000 per month, but there was 1 month unrealized rent। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 एंड फेयर रेंट 60,000। तो चलो पहले क्या डिसाइड किया जाए, एनुअल वैल्यू डिसाइड किया जाए। तो एक्चुअल रेंट कितना बनता, 12 मंथ इंटू 4,000 यानी 48,000। आप खुद सोचो, मैंने पहले कहा है कि अनरियलाइज रेंट को पहले नहीं डिडक्ट करना, क्योंकि आपका मकान तो लेट आउट कंप्लीट ईयर्स था ना, तो किराया कंप्लीट ईयर का यहाँ लिखा जाएगा। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, एक्सपेक्टेड यानी इन दोनों में जो ज्यादा हो, विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है सर, 60,000। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा जो होगा, विच एवर इज हायर विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इट मीन की ग्रॉस एनुअल वैल्यू 60,000 हो गया। तो यहाँ लिखे बेटा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना, 60,000 लेस क्या, म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स 10% मान लो, यहीं कहीं लिख लो, म्यूनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। यानी म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू का यदि 10% है तो 60,000 का 10% कितना होगा, 6,000। अच्छा, मकान जो है वैकेंट की मकान अनरियलाइज्ड रेंट कितने दिन का था, देयर वाज 1 मंथ अनरियलाइज्ड रेंट, यानी 1 महीने का किराया कितना है। आप यहाँ अनरियलाइज्ड रेंट कितना, 1 महीने का 4,000, यानी ये 10,000 डिडक्ट कर लेंगे तो 50,000 आपको मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। दैट इज क्लियर माय डियर। लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान देना, पूछो कौन सी बात, बात ये कि पहले ही आप अनरियलाइज्ड रेंट को नहीं घटाएंगे। बहुत ही स्टूडेंट सोचते हैं जो किराया नहीं वसूल हुआ उसको डिडक्ट कर लो पहले से ही किराए में से, यानी कि इसमें से डिडक्ट कर लोगे तो 44,000 आ जाएगा। फिर ये केस देखोगे तब तो गड़बड़ है, तो फिर यहाँ आपका डिडक्शन कैसे मिलेगा। यानी अनरियलाइज्ड रेंट जब आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद इंडिया का गवर्नमेंट यानी टैक्स एक्ट आपसे कहता है कि तब हम आपको वो कहते हैं छूट देते हैं, आप घटा लो। ओके, तो क्लियर माय डियर, क्लियर। ओके, ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका क्या है, देखो ना, देखो हम बता दें हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है। फिर वही बात कि आप क्लासेस में कंसंट्रेट हो जाइए, निश्चित क्लासेस में कुछ भी नहीं है माय डियर, निश्चित क्लासेस में कुछ भी नहीं है। नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं जहां आपको समस्याएं हों, बस आप क्लासेस को कंटिन्यू अटेंड कीजिए, कंटिन्यू अटेंड कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन हाउस लेट आउट, when house vacant for some month and there was unrealized rent also in previous year। यानी देखो ये अगला केस नोट करते जाओ आप लोग। अगला केस क्या हो सकता है, मकान क्या है आपका, कुछ माह प्रीवियस ईयर में बाकी है, खाली है, और
एक बदमाश किराएदार ने किराया भी आपको नहीं दिया। दैट इज क्लियर माय डियर। इन दिस केस वी कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू एज पर रूल सेकेंड। कैसा? जब वैकेंसी थी, ठीक है, वैकेंसी की तरह इसको पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे। इट मीन कि ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट ऑफ लेट आउट पीरियड विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ सर? कि आपका बैकेंड चलो जितने भी दिन था तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, लेकिन जितने दिन लेट आउट था, 10 मंथ लेट आउट था, मान लो यदि आपका मकान 4000 पर मंथ है एंड लेट आउट फॉर 10 मंथ, तो रेंट कितना हो जाएगा? एक्चुअल रेंट 10 इंटू 4000 यानी कि 40,000। एंड आल्सो देयर वाज 1 मंथ अनरियलाइज रेंट। मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। एंड आल्सो 1 मंथ अनरियलाइज्ड रेंट। म्युनिसिपल टैक्स 5000। चलो ठीक है। अब देखो ना कि आपका जो यहां से ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि एक्चुअल रेंट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितना सर? 40,000। दैट इज क्लियर माय डियर। लेस क्या? म्युनिसिपल टैक्स कितना सर? 5000। एंड सेकेंड क्या? अनरियलाइज्ड रेंट कितने दिन का? 1 मंथ का किराया आपने क्या किया? एंड आल्सो 1 मंथ अनरियलाइज्ड रेंट यानी 4000, यानी कि 9000 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये कितना भाई? 31,000 आपका नेट एनुअल वैल्यू आता है। ओके माय डियर, ओके। आई होप कि ये टॉपिक बिल्कुल कहीं से भी आपको कोई समस्या नहीं होने देगा, कहीं से भी कोई समस्या नहीं होने देगा। मैंने एग्जाम्पल्स के साथ ये आपको समझाया हुआ, आप इसको कॉपी कर लें कि हाउस क्या था, केवल 10 मंथ लेट आउट था तो 40,000 रेंट हो गया। ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 40,000 एंड इन पर्टिकुलर केस 1 मंथ रेंट अनरियलाइज्ड। तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको उसका छूट देंगे, लेकिन छूट कब देंगे? जब म्युनिसिपल टैक्स से डिडक्ट होगा तो 1 मंथ का जो अनरियलाइज्ड रेंट है ना माय डियर, आप उसको घटा लेना, आप उसे घटा लेना। लेकिन पहले नहीं, आपका जब जीएबी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाएगा उसके बाद डिडक्ट होगा। लेकिन कब? जब म्युनिसिपल या टैक्स डिपार्टमेंट के जो रूल फोर्स है, रूल 4 को यदि आपने सेटिस्फाई किया है, यानी आईटीआर फॉर्म दाखिल करते समय आपके रूल 4 के जो डॉक्यूमेंट हैं यदि वो फाइल हुए हैं, तब यह छूट आपको मिलेगा, अन्यथा यह छूट आपको नहीं मिलेगा माय डियर। चलिए, ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, यानी कि अगला है, आपने क्या किया भाई? आपका मकान था, 2 माह वैकेंट था, या आपने क्या है मालूम है, आपका मकान था, आपने उसको 10 मंथ लेट आउट किया, पता चला आपका मकान है, आपने क्या किया? 6 महीने वहाँ पे रहा, पता चला आपका अपॉइंटमेंट दिल्ली हो जाता है।
आप मकान छोड़कर चले जाते हो, किराए पर दे के चले जाते हो, यानी कि आपने मकान को कुछ माह पहले इस्तेमाल किया फिर लेट आउट किया, या आपका मकान लेट आउट था पहले से, आपका ट्रांसफ़र दिल्ली से गोरखपुर हो जाता है। तो यदि आपका ट्रांसफ़र दिल्ली से गोरखपुर हो जाता है माय डियर, तो जब आप आते हो तो अपने किराएदार को कहते हो भैया आप जाओ, मुझे अपने मकान में रहना है। आप उसको पहले ही नोटिस 1 महीना पहले भेज दिए होते हो, मकान उसने खाली किया, आप आके शिफ्ट हो जाते हो और उसी प्रीवियस ईयर में 6 महीने आपने उस मकान का इस्तेमाल किया और 6 महीने किराए पर था उठाओ। इन दिस केस यानी कि सम मंथ हाउस वाज वैकेंट एंड सम मंथ यूज बाय ओनर। नेट नोट कीजिए, हाउस सम मंथ वाज vacant and some month used by owner oblique एसएसी। ध्यान दीजिएगा, यदि मकान को इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, एक भी मंथ इस्तेमाल किया और 11 मंथ की लेट आउट थी और 1 महीने इन्होंने मकान को स्वतः इस्तेमाल किया, चाहे पहले इस्तेमाल किया हो चाहे बाद में इस्तेमाल किया हो, यानी सेल्फ रेजिडेंस के लिए यदि इन्होंने मकान का इस्तेमाल किया है लेट आउट मकान का, तो इन्हीं वैकेंसी की छूट नहीं मिलेगी माय डियर, वैकेंसी की छूट नहीं मिलेगी। लिखेंगे इन दिस केस द वैकेंसी नॉट अलाउड। ठीक है, इन दिस केस वैकेंसी पीरियड नॉट अलाउड, यानी ऐसे केस में उन्हें वैकेंसी का फायदा नहीं मिलेगा कि वैकेंसी की वजह से, यानी वैकेंसी की वजह से जो एक्चुअल रेंट है वह मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं ट्रीट किया जाएगा, यानी कि वहाँ फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट इन तीनों का कंपैरिजन किया जाएगा और फिर नियम से जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेते हैं। Mr. X furnishes the following information regard his house, property, income। क्या था? House was let out 6 month at the rate of 5,000 per month। मकान 6 मंथ लेट आउट था 6 पर मंथ के हिसाब से। जो म्यूनिसिपल रेंट है वो 70,000 है एंड जो फेयर रेंट है वो 65,000 है एंड म्यूनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ म्यूनिसिपल रेंट। ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये म्यूनिसिपल रेंट के साथ ही म्यूनिसिपल टैक्स का परसेंटेज दिया होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी ऐसा दिया हो तो म्यूनिसिपल वैल्यू यानी म्यूनिसिपल रेंट से ही उसको डिसाइड किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा। चलो माय डियर देखते हैं। अच्छा सीधे देखो कि यदि वैकेंसी इसको ट्रीट किया जाता, मैंने कहा ना कि ऐसे टाइम पर इन्हें वैकेंसी की सुविधा नहीं मिलेगी, यानी ऐसे टाइम पर इन्हें वैकेंसी की कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। सो माय डियर, जब उन्हें वैकेंसी की सुविधा नहीं मिलने वाली है तो क्या होना है स्टूडेंट्स, इन दिस केस हम ये देखेंगे कि एक्चुअल रेंट कितना है इनका। एक्चुअल रेंट सर 5,000, कितने दिन? 6 मंथ यानी 30,000। और एक्सपेक्टेड कितना बनेगा? एक्सपेक्टेड इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, अरे भाई इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा म्यूनिसिपल रेंट और फेयर रेंट में से, तो सर ये 70,000। और इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, यानी कि ये आप लिखेंगे विच एवर इज हायर, कितना? यानी कि ग्रास एनुअल वैल्यू आपका आ जाएगा 70,000 लेस
म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किया, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू यानी 7,000, कितना हो गया 63,000 नेट एनुअल वैल्यू आ गया। आप खुद सोचो कि यदि ये इनको वैकेंसी की सुविधा मिलती तो इनका एक्चुअल रेंट 30,000 ही ग्रास एनुअल वैल्यू हो जाता और ये टैक्स से बच जाती है। लेकिन नहीं, आपने यदि मकान का इस्तेमाल एक भी दिन किया है वैकेंसी के समय तो ये कंप्लीट ईयर लेट आउट की तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन रेंट यही लेंगे जो एक्चुअल आप पाए हैं। बस उसका कंपैरिजन किया जाएगा म्युनिसिपल एंड फेयर वैल्यू से या म्युनिसिपल एंड फेयर रेंट से। माय डियर स्टूडेंट्स, हमको लगता है कि जितने भी मेथड्स एनुअल वैल्यू निकालने के अब तक हमने समझाया है वो कन्फर्मली आपको समझ में आ चुका होगा, कन्फर्मली समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, आप हेडिंग डालेंगे सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस। क्या हेडिंग डालना है भाई आपको? सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस। दैट इज क्लियर माय डियर। यदि आपका सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस है और यदि एक मकान है, लिखेंगे इफ SAC use one house। बहुत सिंपल सी बात है कि यदि SAC के पास एक मकान है और उसका इस्तेमाल खुद करता है तो द ग्रास एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस विल बी 0। यानी ऐसे मकान का जो ग्रास एनुअल वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा माय डियर। वो ऐसे मकान का ग्रास एनुअल वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट इज क्लियर। यदि एसएसी ने क्या किया, एक मकान है उसका खुद का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका ग्रास एनुअल वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी नेट एनुअल वैल्यू भी 0 हो जाएगा। इट मीन सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस का GAV क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यानी इस पे लेस यदि आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है कुछ भी तो ये तो घटेगा ही। तो ये आपका नेट एनुअल वैल्यू। भाई देखो, म्युनिसिपल टैक्स तो चाहे आपका सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस हो चाहे आपका लेट आउट हाउस हो, दोनों में म्युनिसिपल टैक्स पेड होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रास एनुअल वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन उसका नेट एनुअल वैल्यू यानी कि वार्षिक मूल्य निगेटिव भी हो सकता है। तो देयर आर सम स्टूडेंट्स, हमने अपने अनुभव से देखा है कि कभी कभी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्या मकान का नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या? तो बिल्कुल नेट एनुअल वैल्यू निगेटिव हो सकता है यदि आपने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया जबकि ग्रास एनुअल वैल्यू 0 हो। ओके माय डियर, यानी कि सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस के जो होंगे वो उसका कोई इनकम ही नहीं होगा तो टैक्सेबल होने की का कोई प्रश्न ही नहीं उठता माय डियर। टैक्सेबल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ओके सो स्टूडेंट्स, अब देखो यदि एसएससी के पास एक से ज़्यादा मकान है, चले मिटाएंगे अब इसको। आप हमारे साथ कॉपी करते चलिए क्योंकि कॉपी होना बहुत आवश्यक है। इफ SAC use more than one house for self residence,
यदि मालूम है एसएसी ने, एसएसी के पास कई मकान हैं, 10 मकान हैं, तो एसएसी क्या करता है, उसमें से कई मकान या एक से ज़्यादा मकान का इस्तेमाल सेल्फ रेसिडेंस के लिए करता है, तो एक मकान जिसका एनुअल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो एसएसी के सेल्फ रेसिडेंस में मान लिया जाएगा। इन दिस केस वन हाउस which annual value is highest या high will treated as self resident of ACC and other house treated एज लेट आउट। ठीक है, यानी कि अन्य जो हाउस होंगे वो क्या ट्रीट किए जाएंगे, लेट आउट ट्रीट किए जाएंगे माय डियर, लेट आउट ट्रीट किए जाएंगे। तो लेट आउट की तरह उनका वैल्यू फाइंड किया जाएगा। और जो सेल्फ रेसिडेंस वाला है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 हो जाएगा, उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा। सो माय डियर, अब देखो ना कि जब, अच्छा अभी आपके मन में चल रहा होगा सर ये कैसे किया जाएगा, उसका रेंट ही नहीं मिलेगा तो क्या किया, चलो देख लो भाई। इनके पास, किसी के पास ABC नाम के 3 मकान हैं, दैट इज क्लियर। अब इनका, अब आपको बता ही देते हैं कि इनका जो म्यूनिसिपल रेंट है, इनका 50,000 है, इनका 60,000 है, इनका 80,000 है। फेयर रेंट इनका 45,000 है, इनका 55,000 है, इनका 75,000 है। जो म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया है वो 10%, 10% और 10%। अब आप यहाँ लिखेंगे हाउस इज यूज बाई एसएसी फॉर सेल्फ रेसिडेंस, ऑल हाउस यूज फॉर सेल्फ रेसिडेंस। यानी कि मैंने क्या बताया, तो तीनों मकान का आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अभी आप कहेंगे कि सर एक्चुअल रेंट कुछ नहीं है, जब तीनों मकान सेल्फ यूज में है तो एक्चुअल रेंट कहाँ से होगा माय डियर। तो अब देखो ना, चलो हम इसको मिटाते हैं। तीनों मकान का ये यहाँ A ले लो, यहाँ B ले लो और यहाँ C ले लो, तीनों हाउस का GAB देखा जाए तो भाई फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट इन दोनों में जो ज़्यादा हो, यानी कि 50,000, इनमें सर 60,000, इनमें 80,000, लेस म्यूनिसिपल टैक्स 10%, यानी कि इसका 5,000, 6,000 एंड 8,000, यानी ये नेट एनुअल वैल्यू ये 54,000 और ये 72,000। अच्छा बता दो, ये इसमें से कौन सा मकान एसएसी के लिए यहाँ पे ट्रीट किया जाए कि सेल्फ रेसिडेंस हो, उसमें उसका फ़ायदा भी हो, क्या हो, उसका फ़ायदा भी हो एसएसी का, और साथ ही साथ एसएसी का यानी कि जो टैक्स एक्ट के प्रोविजंस हों वो फॉलो भी होते हों। यानी कि फ़ायदा का मतलब कि ऐसा मकान जिसका वार्षिक मूल्य सबसे ज़्यादा होगा, जिसका एनुअल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, वही यहाँ एसएसी के सेल्फ रेजिडेंस में मान लिया जाएगा, ट्रीट कर लिया जाएगा। तो यानी आपने क्या किया, इसे लेट किया सेल्फ रेसिडेंस, बाकी को ये दोनों मकान को क्या ट्रीट कर लिया, लेट आउट। तो अब इसके बाद यदि इन लोगों ने इसमें जो भी इनके डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 के होंगे वो अप्लाई किया जाएगा, जो बचेगा वो इनका टैक्सेबल इनकम मानकर इस पे टैक्स लगाया जाएगा। ओके माय डियर, तो ये डिफरेंट केसेस में आपके मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू हमने एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स एक चीज़ जो है
आपको बता दूं कि नेट एनुअल वैल्यू ही इसका बेस होता है, नेट एनुअल वैल्यू के ही अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे ढंग से नेट एनुअल वैल्यू को समझे होंगे, जाने होंगे। आई होप कि, मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाली क्लासेस में जो आपकी क्लासेस चलने वाली हैं, यानी कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का बताएंगे, और अंडर सेक्शन 24 के डिडक्शन के बाद इस हाउस प्रॉपर्टी में कुछ बचता ही नहीं है माय डियर, आपको कुछ बचता ही नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक यू।